जो खैरात में मिलती कामयाबी, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी के हुनर की, फिर कदर ना होती किसी के हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, वीडियो है संविधान की संवैधानिक इतिहास से। वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी जैसे आपके एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश करना चाहूँगा, मेहनत से सब काम आसान हो जाता है। मेहनत से आपको आपकी जो मंजिल है वो मिल जाएगी। आपकी मंजिल वर्दी पाना है, चाहे वो किसी भी महकमे में क्यों ना हो, पुलिस में हो, CGL, CHSL, MTS, किसी भी विभाग में क्यों ना हो। तो मैं भगवान से आप लोगों के लिए दुआ करूँगा, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और जिस वर्दी का सपना आप लोगों ने देखा है वो सपना आपका साकार करे। लेकिन इन सपनों को साकार करने के लिए दोस्त पढ़ना होता है, और वही पढ़ना आप लोगों को हम इस वीडियो के जरिए और प्रत्येक वीडियो के जरिए सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज टॉपिक है भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास। तो जो भी क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बनेंगे, MCQ प्लस थ्योरी, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, ये लूसेंट जीके से ही संबंधित है। आप लोग ये मत कहिएगा कि लूसेंट से ही सारा कुछ करा दिया। लूसेंट है प्लस और भी इसमें 2 से 3 बुक का समावेश आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भैया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक दिन शाम 8:30 बजे आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो प्रत्येक दिन इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला सवाल देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा, प्लासी का जो युद्ध है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। सन था 1757 का। 1757 रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध था। ठीक है, और ये युद्ध डेट थी 23 जून। 23 जून को ये युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1757, 1766 या 1767? बक्सर नगर के आसपास 22 से 23, यानी कि 22 व 23 अक्टूबर, अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर 1764, 1764 का सन था। 22 व 23 तारीख थी। ठीक है, 1764 का सन था। इसमें बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था। ये याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो और बंगाल का नवाब था, उसकी सेना के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। और आप लोगों को यहीं से याद रखना है, ये जो 1757 की पहली लड़ाई थी और 1764 का बक्सर का युद्ध था, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों ने जीत लिया था और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन जो है वो जमा लिया था, यानी शासन कर लिया था बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसी शासन को अपने फेवर में लेने के लिए, अपने फेवर में बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई प्रकार के एक्ट अर्थात कानून पारित किए। ठीक है, अच्छा, जो भारत के संविधान के विकास की सीढ़ियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते गए। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 1773 के एक्ट, 1773 का एक्ट कौन सा था? तो 1773 के एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? और मैं आप लोगों को यही ये चीज़ करेक्शन कराना चाहूँगा, 1773 का जो एक्ट था उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो एक्ट था, ये जो एक्ट था, इसका संविधान के प्रति जो महत्व है वो बहुत ही गहरा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ये जो एक्ट बनाया गया था, ये जो कानून बनाया गया था।
अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो आप लोगों से पूछ सकता है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, याद रखना। और 1773 का जो एक्ट था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के थ्रू केंद्रीय प्रशासन नींव यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के थ्रू रखी गई? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू रखी गई थी। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्या बनता है? 1773 के एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर, ये प्रथम जो गवर्नर था ये कहाँ का था? तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ठीक ना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नरों को इसके अधीन किया गया। 1773 के एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, ये यहाँ पे मैं इसीलिए जोड़ रहा था कि एक गलती है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। तो प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, जर्नल जर्नल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स था। ये क्वेश्चन आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। यह भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 पे आ जाइए। 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यानी एससी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई थी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में, याद रखना ये चीज़। तो 1773 के एक्ट के थ्रू ही स्थापित किया गया था, लेकिन किया कब किया गया था? ये 1774 ईस्वी में किया गया था, याद रखना, ठीक है। ये जो कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट जो था, इसमें एक था मुख्य न्यायाधीश, है ना। इसमें टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 4 थी, जिसमें एक मुख्य था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये 3 अन्य कौन कौन थे और ये मुख्य कौन कौन सा था? तो जो मुख्य था उसका नाम था सर एलिजार्ड, याद रखो। ये सर एलिजार्ड जो था ये मुख्य न्यायाधीश था। इसके साथ साथ में 3 अन्य जो न्यायाधीश थे उसमें मैं बात करता हूं। तो पहले न्यायाधीश का नाम था चैम्बर्स, दूसरा न्यायाधीश जो था वो था लिमेंस्टर, ठीक है। जो तीसरा न्यायाधीश था उसका नाम था हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजार्ड था, ठीक ना। चलो अब मैं बात करता हूं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी से रिलेटेड है। 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो किस पे प्रतिबंध लगाया था? कर्मचारियों को निजी व्यापार नहीं करने देना चाहिए, मतलब करने देना था इस एक्ट के थ्रू। भारतीय लोगों से उपहार लेने पर टैक्स लगाया था, ठीक ना, या प्रतिबंध लगाया था, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया था। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का इस सवाल को लेके हो जाएगा, याद रखना। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखने में जो नियंत्रण रखा गया था वो सशक्त कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। इसे भारत में, ठीक ना, इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अत्यधिक आवश्यक कर दिया गया था। 1773 का एक्ट, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? जो 1773 के एक्ट में कमी रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? तो याद रखना वो एक्ट था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये 1773 के एक्ट की, यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, उसमें कमी हो गई थी। उन कमियों को सुधार करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, ठीक ना। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने यानी कि कानून बनाने का अधिकार मिल गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, कहाँ कहाँ के लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया था, ठीक है ना, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू, याद रखना।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके लिए, ये रहेगा 7वां। किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, ठीक है, तो याद रखिएगा दोहरे प्रशासन का जो प्रारंभ हुआ था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, जिसके थ्रू दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था ये व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। यानी कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। सवाल नंबर 7 देखेंगे अगला। ये 7 नंबर तो शायद ऊपर था, हाँ चलिए कोई बात नहीं, एक सा क्रमांक डल गया है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? एक तो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे उनका वेतन, और जो कर्मचारी थे उनका वेतन, ये भारत के राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। किस एक्ट के थ्रू? तो याद रखना 1793 का चार्टर एक्ट था, ऑप्शन डी सही है। 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि के राजस्व को भारत के राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई थी। ये याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। अगले सवाल पे आते, सवाल नंबर 8। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया था? है ना, कंपनी के अधिकार पत्र को, है ना, 20 वर्षों के लिए किस एक्ट के थ्रू बढ़ाया गया था? याद रखना, तो याद रखना ये एक्ट था 1813 का चार्टर अधिनियम। हुआ क्या था इस अधिनियम की मुख्य विशेषता? इसके थ्रू कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा विशेषता थी कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त हुआ। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार का जो रास्ता था वो खोल दिया गया था। याद रखना 1813 से पहले, याद रखना ये लाइन भी, 1813 ईस्वी से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा जो थी वो मिल गई थी। तो ये भी याद रखिएगा 1813 से संबंधित ये बातें पूछी जाती हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया? यानी नौकर प्रथा, यानी दास प्रथा का, देखिए दास का मतलब नौकर से होता है, विधि अर्थात कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था दास प्रथा को। यानी गुलाम वगैरह जो बनाते थे, गुलाम का मतलब नौकर, दास ऐसे मान लीजिए। तो याद रखना वो अधिनियम था, वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार और उसकी मतलब उसकी ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया। ठीक है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषदीय में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। और आप लोग याद रखिएगा, और किया क्या गया था, 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया था। अच्छा, इस अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत, इस अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध भी किया गया था। ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखनी, इसी अधिनियम से 1833 वाले अधिनियम से जुड़ी हुई, हुआ क्या था 1834 ईस्वी में इसी अधिनियम के तहत, है ना, विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। ये किसने की थी? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, और एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, जिसके थ्रू ये किया गया था। यहाँ देखिए, किस अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया? तो कौन सा था? 1833 का चार्टर अधिनियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। आगे आइए, किस अधिनियम के तहत 1854 ईस्वी में
कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई तथा इसके लिए 1854 में इसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी, वो समिति कौन सी बनाई गई थी? यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मकली समिति, ठीक है ना। तो ये मकली समिति नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ समिति का नाम क्या था। मैकाले समिति थी, मैकाले समिति, मैकाले समिति। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। किस अधिनियम के तहत 1854 ईस्वी में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई तथा इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई? तो कौन सा अधिनियम था? 1853 का चार्टर अधिनियम, ये भी लिख लेना है ना। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नाम मतलब नमाजगिदी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों का प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। आगे आइए, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है, याद रखना किस अधिनियम के तहत। तो देखिए, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया अधिनियम था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी के थ्रू भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश ताज के हाथ में सौंपा गया था। और इसी अधिनियम की विशेषता थी भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था करना, है ना। इसी अधिनियम की विशेषता थी 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसमें पहुंचाए गए थे। याद रखना, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राजस्व की नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो ये किस अधिनियम के थ्रू करा गया था, ये बताइए जरा। बताइए फटाफट से। तो और कोई नहीं था, 1858 का ही अधिनियम था। 1858 के अधिनियम के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। तो आप लोगों से पूछ सकता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये भी याद रखिएगा। आ जाइए आगे। भारत की राज्य सचिव यानी भारत के राज्य सचिव का पद 1858 ईस्वी में किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? तो बताइए, राजस्व सचिव का जो पद था ये 1858 में किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? ठीक है, तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम था जिसके थ्रू ये लाया गया था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी कि अध्यादेश जारी कर सकता है? चलिए, 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की जो अवधि होती थी मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान सभा स्थापित यानी विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि थे इनको शामिल करने की शुरुआत भी की गई थी। आ जाइए आगे। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग
कितने भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत करने का इसने जो कारनामा था वो किया था? तो 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतियों को, एक तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। यानी कि 3 सदस्यों को इसने मनोनीत किया था। आ जाइए आगे। किस एक्ट के तहत या किस एक्ट में यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो किस एक्ट में यह कहा गया था? चलिए, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। लेकिन इसका जो उपबंध किया गया था, ठीक है ना, 1873 के एक्ट में कहा गया था। 1873 के एक्ट में यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और भंग किया भी गया कि जब 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से, है ना, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? कौन सा एक्ट था जिसके थ्रू ये प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो याद रखना, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी 1892 ईस्वी का भारत शासन परिषद अधिनियम था, इसके थ्रू की गई थी। ठीक है भैया, याद रखना। और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय तथा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी सदस्यों से प्रश्न पूछने की शक्ति भी 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के थ्रू ही दी गई थी। अगला सवाल आ जाइए। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन प्रणाली का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये मार्लो मिंटो सुधार था, जो कि 1909 से संबंधित था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध इसी में किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित सदस्य की मंजूरी, ठीक है ना। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्राथमिकता दी और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाने लगा। तो आपसे पूछ सकता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में कौन है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है, याद रखना। आगे आ जाइए। किस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई? बताइए फटाफट से। तो ये सही आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इस अधिनियम का जो मुख्य कारण था वो था केंद्र में द्विशासन या द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है भैया। जो यहाँ राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या थी वो थी 60 थी, ठीक है, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, है ना, जिनमें 104 निर्वाचित थे, 40 मनोनीत थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था, याद रखना। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोस, ठीक है ना, लियोनस कार्टियस थे, याद रखना। ये चीज़ पूछी जा सकती है आप लोगों से आपके एग्जाम में। और भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो मदद की है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई है। 1935 के अधिनियम के तहत ही द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के अधिनियम के थ्रू ही समाप्त किया गया था, है ना। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है 1935 के अधिनियम के तहत। ये याद रखना है, आप लोग पूछ सकता है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद की मैं बात करता हूं तो 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। ये भारत शासन 1935 के अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सवाल बहुत बढ़िया है कि भाई कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके एग्जाम के लिए। चलो भैया, अब मैं आगे आप लोगों को MCQ क्वेश्चन थोड़ा सा फुर्ती से कवर कराता हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया इसी में। सबसे मजबूत सवाल देखिए। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट नाम देते हैं, पूना समझौता देते हैं इसे। इसका जो प्रावधान था वो क्या था? सवाल नंबर है 1। तो याद रखिएगा, इसका जो प्रावधान था ना वो था, हाँ, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण।
निम्न वर्ग की जगह कभी कभी आप लोग को मिल सकता है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना। ये जो हस्ताक्षर हुआ था ना बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में, ठीक है 1932 में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र स्थापित करने की जो बात थी वो कबूली गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूरत का विभाजन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा इसे। सूरत विभाजन कब हुआ? से सूरत 7 1907 में, यानी कि ए नंबर के लिए चौथा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी 1929 में, है ना, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज। तो यानी कि डी नंबर के लिए पहला होगा, ए नंबर के लिए चौथा होगा। ठीक है ना, तो ये किस विकल्प में है? ये रहा ए नंबर के लिए चौथा, डी नंबर के लिए पहला। तो इस सवाल का राइट आंसर ही बी विकल्प है, क्योंकि इस प्रकार से किसी और में किया ही नहीं गया, याद रखना। अब यहाँ बी नंबर की मैं बात करता हूँ, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो ये लिया गया था 1932, यानी कि बी नंबर के लिए तीसरा हो गया, सी नंबर के लिए दूसरा हो गया। 4 3 2 1 बनेगा इसका क्रम। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो मैंने आपको बताया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में ये शक्ति प्रदान की गई थी। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, कौन सा किससे संबंधित है, जरा आप लोग एक बार विचार कीजिए। अगस्त घोषणा किससे संबंधित है दोस्तों? तो अगस्त घोषणा ये संबंधित है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है? लॉर्ड लिंथित को, यानी कि ए नंबर के लिए दूसरा, बी नंबर के लिए पहला। अगस्त संकल्प किससे है? तो अगस्त संकल्प महात्मा गांधी थे, सी नंबर चौथा, डी नंबर के लिए हो जाएगा तीसरा, यानी कि 2 1 4 3 बनेगा, 2 1 4 3, जो कि आपका ए विकल्प में ही बन रहा है। तो इस सवाल का ए ही विकल्प बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करा दिया आप लोगों को। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो कौन सा एक्ट था जिसने ये चीज़ जो थी वो मानी थी? किस एक्ट के थ्रू ये स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का था अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू भारत के गवर्नर जनरल को, है ना, किसी एक्ट के द्वारा, यानी 1786 के एक्ट के द्वारा समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। महारानी विक्टोरिया 1858, ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए आगे। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा की कि भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ब्रिटिश शासन ने कौन सा पूरा किया था? तो उसने देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी थी। ये ही बस बात उन्होंने पूरी की थी, यही आश्वासन पूरा किया था। मार्ले मिंटे सुधार 1909, इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको पता होगा, मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इसी का मार्ले मिंटे का ही एक मतलब उद्देश्य था। ए विकल्प सही हो गया। आ जाइए आगे। मार्ले मिंटे जो बिल आया था ये किस वर्ष में आया था? तो मार्ले मिंटे सुधार जो आया था ये आया था 1909 में। ठीक है, आ जाइए आगे। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली था वो था मार्ले मिंटे सुधार 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909, तो याद रखना उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन था, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब आया था? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वरना मैं ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था ये कब आया था? 1919 में आया था, याद रखना। ठीक है, आ जाइए आगे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा उसका सदस्य नहीं था? सवाल नंबर 34, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखिएगा। पॉर्थ मतलब लॉर्ड पथिक लॉरेंस भी था 3 सदस्यों में, ठीक ना। ए वी अलेक्जेंडर भी था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी था,
लॉर्ड एमरी नहीं था इसमें से। जो 1946 का कैबिनेट मिशन था ना, 3 मंत्रियों में गठित था, ये तीनों मंत्री थे ऊपर उसमें जो नाम दे रखे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, सवाल नंबर 35। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में एक सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति, यही सही नहीं है। बाकी प्रांतीय समूहकरण है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी, संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें शामिल नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो याद रखना, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1947 के पश्चात, क्योंकि 1950 में संविधान पारित किया गया था, ठीक है। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जिसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर रहेगा 37। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस योजना के तहत की गई थी? 37 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, ऑप्शन सी, ठीक है ना। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटे सुधार 1909 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये तो है भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935, 38 नंबर सवाल, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी ठीक है। साइमन कमीशन, ये गलत है, इसमें से 1928 में संबंधित है साइमन कमीशन, ये एक बिल था, ये भारत विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना से संबंधित था, तो यही इसमें जो है अलग है। आ जाइए आगे, 38 नंबर हो गया कंप्लीट। 39 भारत शासन अधिनियम 1909 किससे संबंधित है, जरा ये बताओ, ठीक है ना, मिलाओ इनका मैच, ठीक है ना। तो 1909 जो है प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि ए नंबर के लिए तीसरा सही हो जाएगा, ए नंबर के लिए तीसरा। अच्छा, 1900 भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो था, ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था प्रांतीय स्वायत्तता से, यानी कि बी नंबर के लिए पहला हो गया, ठीक है। मार्ले मिंटे 1909, मार्ले मिंटे 1909 था, ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था सांप्रदायिक निर्वाचन से, यानी कि संबंधित है सी चौथे से। और मैं बात करता हूँ डी की, जो डी संबंधित है भारत परिषद अधिनियम 1861, ये सती प्रथा के अंत से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आप लोगों का जो है वो 2 नंबर के लिए संकेत करेगा और ई करेगा 5 के लिए। इस प्रकार का जो क्रम बनेगा वो बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो द्वैध शासन स्थापन प्रणाली जो थी वो थी भारत सरकार अधिनियम 1935, याद रखना ये चीज़। आ जाइए आगे, 42 नंबर, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, सी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर देखिए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, प्रांतीय स्वायत्तता थी 1935 भारत सरकार अधिनियम की। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम जो था 1858 का, इसी के थ्रू सचिव का जो पद था वो निर्मित किया गया था। ये आप लोग के MCQ क्वेश्चन जो है वो इसमें हो गए हैं समाप्त। अब कुछ चीज़ें मैं लूसेंट से देख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कोई इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल बता दूंगा, क्योंकि लूसेंट मेरे सामने रखी हुई है और उसी से मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है भैया। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिया। देखिए 1947 ईस्वी का आप लोग अधिनियम और सुन जाइए। जो 1947 का अधिनियम था वो क्या था, जरा मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं, तो ये पूछ सकता है 1947 की अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार की सत्ता जो है, ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, ठीक ना। सत्ता का उत्तरदायित्व तो दोनों अधिकारियों, ठीक ना, अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार की जाएगी। तो ये आपका जो
संविधान का पहला वीडियो था, ये हमारा हो गया समाप्त। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे भी हमारी वीडियो लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।